ओशो का कार्य हजारों हजारों सालों तक मानवता के लिए चलता रहेगा, जैसे कि अन्य संबुद्धों का अब तक चल रहा है, जिनको हजारों साल हो गए। कृष्ण को हुए, बुद्ध को हुए, महावीर को, शंकराचार्य को, सबको। और अभी अनादि अनंत तक उनका काम चलता रहेगा, जब तक ये मानवता बचेगी। ओशो ने अपने जीवन काल में पूरा समय अपने संदेश के लिए दिया। अथक प्रयास किया कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के उच्चतर अनुभवों तक जा सके। अनेक आयाम है उसमें। दुनिया भर से लाखों लाखों लोग ओशो के पास इकट्ठे हुए और ओशो ने सब पे काम किया। जो जितना पात्र था वो जितना ओशो के पास रहा, जितनी जरूरत, क्योंकि आसान नहीं होता है ओशो के पास रहना। कई प्रलोभन आ जाते हैं, कई रुकावटें आ जाती हैं, कई कारण बन जाते हैं, लेकिन अनेक लोग रुके रहे और उन पर ओशो लगातार काम करते रहे। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हालांकि ओशो के काम एक व्यक्ति पर किस तरीके से काम किया उसका तो युगों तक शोध होते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कैसे ओशो क्या क्या कर रहे थे। प्रवचन में जब हम बैठते थे, पूना 1 के दौर में पोडियम छोटा था और बड़ा करीब तक जाके बैठ जाते थे और उस वक्त सुबह प्रवचन होते थे। तो प्रवचन में ओशो बोलते हुए बैठे हुए लोगों की तरफ देखते थे। अब ओशो का ऐसा जादू कि वो किसी को एकटक देख भी रहे हैं और उनका प्रवचन भी चल रहा है, और उनका प्रवचन मतलब अब दोनों में तालमेल नहीं बैठा सकते। एक तरफ वो पूरी एकटक निगाह एक व्यक्ति पर देख रहे हैं और उसी समय वो अब ऐसे कितनी निगाहों से कितने लोगों पर ओशो ने कितना कुछ किया। एक छोटा सा उदाहरण मेरा भी दे दूं। ओशो ऐसी एक बार एक टक मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था, अब निगाहों से निगाहें मिली हुई। और ओशो एक किसी ने प्रश्न पूछा ओशो से कि आप जैसा सदगुरु तो न कभी हुआ न कभी होगा। तो ओशो बड़े सुंदर उसको बोले, तुम्हारा प्रेम ऐसा लगता है, लेकिन मेरे जैसे कई हुए, कई होंगे। और बोले किस तरीके की चीज़ों से ही ये संप्रदाय बनते हैं और ये जड़ताएँ आती है और ये सब, तो मेरे साथ ये मत करो। एक से अस्तित्व क्यों, कई चीज़ें होती रहेगी। तो ओशो ऐसे समझा रहे थे। बोले लेकिन तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा जैसा सदगुरु, क्योंकि तुम जिस लड़की को प्रेम करते हो तो तुम्हें वो लड़की दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लगती है। अब ओशो इस बात को बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। अब एक टक ओशो मुझे देख रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि जैसे तुम किसी लड़की को प्रेम करते हो तो उस लड़की में तुम्हें क्लियोपेट्रा, लेला, अब इस तरीके से ओशो नाम लिए जा रहे हैं। अब मैं देखे जा रहा हूं, मुझे थोड़ी पता है कि ओशो क्या करने वाले हैं। अब ये नाम चल रहे हैं, एक टिक से मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। हीर, तू इन सबकी मिली जुली खीर है। अब ये जो ओशो ने पंच लाइन बोली और जो मेरा विस्फोट हुआ हंसी का, तो ओशो पता नहीं कितने आयामों से कितना काम कर रहे थे। तो निश्चित इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि वो लोग मूल्यवान हैं जो ओशो के आसपास सालों तक बने रहे। वो मानवता की बड़ी धरोहर है। ओशो ने उनमें काफी इन्वेस्ट किया है।
और ऐसे लोग और भी जिनकी पात्रताएं थी, जिनने अपनी पात्रता को बढ़ाया, जो हर कठिन तपश्चर्या से गुजर के उच्च से उच्चतर स्तरों पर जाते रहे। ओशो के काम का एक बहुत मूल्यवान आधार स्तंभ रहा उनकी पत्रिका। ओशो ने शुरू से अपनी पत्रिका, जब अपने युवा काल में स्कूल या कॉलेज में, तो उन्हें हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली थी, और उसके बाद में वो जो कुछ, तो ओशो टाइम्स जब प्रकाशन हुआ, या पहले जब ओशो भगवान श्री रजनीश न्यूज़ लेटर आता था, पाक्षिक होता था, फिर उसके बाद में रजनीश टाइम्स बना जो ओशो टाइम्स हो गया। तो इस पत्रिका से कुछ लोग लगातार जुड़े रहे। अब कुछ लोग लगातार जुड़े रहे तो काफ़ी ओशो अपनी पत्रिका के बारे में समय समय पे बताते रहे कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या जोड़ा, उनका कार्य कैसे चलना चाहिए, या जिस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहे। तो कुछ लोग जो लगातार ओशो की पत्रिका से जुड़े रहे सालों साल, उनमें एक है संजय। संजय अपने आप में एक अच्छा साधक है और प्रतिभावान व्यक्ति है, विद्वान है, अच्छी मेमोरी है, काफ़ी जानकारी ओशो के काम की, और सालों से ओशो टाइम्स का काम देखा, डिजाइनिंग भी देखी, लिखा भी, और पब्लिकेशन और सब कुछ, प्रमोशन और सब, सिंगल हैंडेड पत्रिका को संभाला सालों सालों तक। काफ़ी लोगों का सहयोग भी रहा, सब कुछ चलता रहा। अब पिछले कुछ सालों से यश ओशो के नाम से अकेला एक व्यक्ति संजय पत्रिका निकाल रहा है। आसान नहीं होता है, लगभग असंभव है। आप देखो कि बड़े बड़े पब्लिकेशन के जो हाउस थे, उनने अपनी दिनमान थी, सारिका थी, वामा थी, धर्मयुग थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, कितनी सारी पत्रिकाएं थी, और ये सारे बड़े बड़े प्रकाशन थे जहां से पत्रिकाएं आती थी, बंद हो गई। लेकिन यश ओशो हर माह आती रही। अब एक सिंगल हैंडेड पत्रिका को टेक्स्ट निकालना, डिजाइनिंग करना, संपादकीय लिखना, और काफ़ी चीज़ें फिर प्रिंट करना, फिर उन पे एड्रेस के लेबल चिपकाना, लोगों के पैसों का हिसाब देखना, फिर उनको मैगजीन भेजना, और कोई इशू आ जाते हैं जो मैगजीन के जो सप्लायर हैं दिल्ली में, CNA, उससे सारा कुछ देखना, तो वो सारा कुछ एक अथक अथक प्रयास और एक सुंदर पत्रिका हर माह आती रही। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि भारत के हर बुक स्टॉल पे पत्रिका मिलती थी। भारत के किसी भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, या किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी बुक स्टॉल पे जाएंगे तो यश ओशो मिलती थी। पहले ओशो टाइम्स मिलती थी, फिर यश ओशो मिलने लग गई। निश्चित रूप से उसमें पैसों का काफ़ी बड़ा भूमिका होती थी, क्योंकि बड़े बड़े पब्लिशर्स और बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस नहीं चला पाए, तो एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ करना। लेकिन यस, संजय का जुनून था, दीवानगी थी कि उस व्यक्ति ने पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के, काफ़ी नुकसान से उसके बावजूद लगातार पत्रिका आती रही। लेकिन जब कोरोना आया और तालाबंदियाँ हुई और सब कुछ हुआ, और उसमें अब डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान। तो उस पत्रिका का प्रकाशन करना मुश्किल हो गया। तो अब वो डिजिटल हर महीने वो पत्रिका आ रही है, हर महीने। अब आप देखो इस माह के इशू की अगर मैं बात करूं तो, कि ओशो ने कैसे अपना नाम बदला, और वो पूरी प्रक्रिया दिनांक के साथ में ओशो क्या क्या बोलते रहे, क्या क्या हुआ, और फिर संपादकीय, और फिर दूसरे बहुत सारे कॉलम। अनिल स्वामी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका भविष्य का इतिहास विचारणीय लेख होता है। डॉक्टर मनीष, जो कि मैं एक बहुत अद्भुत व्यक्ति मानता हूँ, स्वास्थ्य पे उसका आता है, और अन्य कई मित्रों के अनुभव और सीप के मोती और सब कुछ, और फिर मेरा भी 2-3 कॉलम होते हैं। तो एक अद्भुत पत्रिका बनती है, लेकिन अब डिजिटल है।
लोगों के फेसबुक से और व्हाट्सएप से और तक पहुंचती है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि पेपर पे छपी पत्रिका का बात ही कुछ और है, और हम ये भी कर सकते हैं कि पेपर की भी निकले और डिजिटल भी निकले। ये सारे अखबार भी कर रहे हैं अभी, या सारी पत्रिकाएं सभी ऐसा होती है कि वो डिजिटल भी मिलती है और प्रिंट भी होती है, जो भी अभी वहाँ जिंदगी है भास्कर वाले की, जो भी। लेकिन अब इस पत्रिका को प्रकाशन करना आसान नहीं है। तालाबंदी पे के टाइम पर जो काफी नुकसान हुआ, उससे उबर के उस पत्रिका को अब चलाना असंभव सा हो गया। मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि क्या इस देश में ओशो से जुड़ा कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जो थोड़ा सा पैसा हर माह लगेगा इस पत्रिका को प्रिंट करने के लिए, वो दे सके? क्या नहीं देना चाहिए? और एक के मुश्किल हो तो 4 मिले, 8 मिले, 10 मिले। मेरे को पता है कि ओशो के एक से एक अमीर सन्यासी, और दुखद बात यह है, मेरी बहुत बड़ी शिकायत भी इस बात से कि ये पैसे वाले इन नकलचियों को, ढोंगियों को, शोषकों को, दुकानदारों को, नाटंकी करने वालों को, देवदत्त को, लठ भारती को और पता नहीं किन किन को अच्छा खासा पैसा देते। और भी मैं लफंगों का नाम नहीं लेना चाहता, करोड़ों रुपए के उनके वो अपनी जगह बना रहे और पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हो। लेकिन एक यश अच्युत जैसी पत्रिका के लिए थोड़ा सा पैसा देना है हर महीने, ये मैं चुनौती देता हूं ये ओशो समूह को। यार, ये कैसे लोग हैं जिनमें इतनी भी समझ नहीं है कि अरे पैसे का सदुपयोग तो करना आना चाहिए ना यार, कि इस जगह पैसा खर्च करें या नहीं करें। तुम लफंगों को पैसे दे रहे हो, लफंगे क्या करने के लिए, नोटंग क्या करने के लिए, वो धक्के दे रहे हो और पता नहीं क्या क्या फूटता और मूर्ता कर रहे हो, और ओशो के काम की ठीक विपरीत जा रहे हैं, हत्यारे ओशो संदेश के, उनको पैसा दे देते हो। शर्म की बात है कि आज पूना से निकलने वाली ऐसी अद्भुत पत्रिका प्रिंट नहीं हो पा रही है। कभी इस पत्रिका को उठा के देखो, कभी किसी जो पत्रिका निकालते हैं उन जानकार से पूछो कि इस पत्रिका को बनाना कितना कठिन काम होता है, कितने ट्रांसलेशन, कितने करेक्शन, कितने टेक्स्ट को निकालना, कितना, क्योंकि हर विषय, हर अंक का एक अलग केंद्रीय कहानी होती है, उससे रिलेटेड ओशो के सागर में से उस उन कुछ शीर्षकों को निकालना, समय पे सब लिखने वालों को मंगवाना, फिर उनका टाइपिंग, फिर उनका करेक्शन, आसान समझ रखा है। और फिर उसकी डिजाइनिंग, अद्भुत डिजाइनिंग, इतना सब कुछ हो रहा है, वो पत्रिका प्रिंट नहीं हो पा रही है क्योंकि पैसे की समस्या आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर पैसे वाले नहीं होते तो भी मैं मानता कि चलो ठीक है, या फिर कि पैसा कहीं नहीं देते। लफंगों के तो बड़े करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, थोड़ा सा रुपए इस पत्रिका के लिए नहीं दे सकते हो? उसका एक एक हिसाब किया जा सकता है, हर महीने सब जो पैसे देने वाले उनको हिसाब दिया जा सकता है कि कितना पत्रिका में खर्च हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना, क्योंकि पत्रिका अपने आप में अपना खर्चा निकालती है, बिकती है वो पत्रिका, तो कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है, थोड़ी सी जोखिम होती है बस। अब एक व्यक्ति के लिए वो जोखिम को उठाना या उस जोखिम के साथ जीना आसान नहीं होता है, और संजय ने सालों तक निकाला, वो जोखिम लेके भी निकाली हर महीने, और किसी को नहीं कहा कभी कि एक पैसा दो, दिए भी नहीं। शर्म आती है मेरे को ऐसे ओशो समूह पे, एक पत्रिका के लिए जो लोग आगे नहीं आ सकते, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है, पैसा तो दे रहे हैं। तुम देवदत्त को दे रहे हो, तुम लठ भारती को दे रहे हो, तुम रिंग मास्टर को दे रहे हो, तुम और दुकानदार हो, लफंगे एक से एक, उनको तो पैसा दे रहे हो, उनके आश्रम बन रहे, उनके पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। वो जब जगह देता हूं तो करोड़ों करोड़ों रुपए लगे उनमें। पत्रिका को करोड़ों नहीं चाहिए भाई, थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत थोड़े से, और अगर ठीक से सपोर्ट मिले, ठीक से फ्लो मिले, तो फिर पत्रिका अपना खर्चा खुद निकाल लेती है।
आसानी से निकाल लेती। इतने से सहयोग की जरूरत होती है। लेकिन हैरानी होती है कि अब तक तो कोई आगे नहीं आया। हैरानी तो मुझे होती कि क्या ओशो के लोगों में इतनी समझ भी नहीं है कि पैसा का सदुपयोग कैसे किया जाए, पैसा खर्च कहाँ किया जाए। और अगर एक सुंदर पत्रिका, सब कुछ हो रहा है उसमें, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रिंटिंग का खर्चा उठाना है, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग हो रही है, टेक्स्ट आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं, संपादकीय, सब कुछ कवर पेज से आखिरी पेज तक यूं का यूं, सिर्फ उसको प्रिंटिंग के लिए भेजना है। और जो प्रिंटिंग का खर्चा आता है उतना सा, और निश्चित रूप से शुरुआत में थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे पत्रिका अपना खर्चा निकालने लगती है। एक जैसे कि पुश करना होता है। मैं निश्चित रूप से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर मेरी बात किसी अमीर व्यक्ति तक जाती है तो यश ओशो के लिए पैसा दीजिए, इस पत्रिका को आने दीजिए। ये बहुत बड़ी भूमिका होगी ओशो के काम में। और जो ओशो से जुड़े लोग हैं, जिनने जिंदगियां गुजारी और जो कुछ बहुत कुछ लिख रहे हैं, वो बहुत लोगों तक जाएगा। क्योंकि निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि डिजिटल पत्रिका की बहुत उम्र नहीं होती, बहुत पढ़ने में नहीं आती है। पेपर की पत्रिका तो आज मेरे पास में भगवान श्री रजनीश न्यूज़लेटर भी पढ़े हैं, कई लोगों के पास पढ़े हैं, लोग बाइंडिंग करा करा के रखते हैं। लोगों के घरों में टी टेबल पे पड़ी होती है, कोई आता डाइनिंग रूम में तो देखते हैं, अरे यार इतना सा करो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ो और करो। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं एक पैसा भी संजय को किसी को संजय को देना है, नहीं, सिर्फ पत्रिका का पैसा चाहिए। बाकी तो अब जैसे तैसे हमारी जिंदगियां चल रही है, हर महीने संजय मुझे पैसा दे रहा है, उसी से मेरी जिंदगी चलती है। वो एक बहुत ही विशाल हृदय का व्यक्ति, बहुत बड़ा महान इंसान है वो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्तिगत के लिए कोई पैसा नहीं, वो सब जैसा अब तक चला आगे भी चलेगा, लेकिन इस पत्रिका के लिए एक सहयोग के लिए मैं आह्वान करता हूं भारत के ओशो से जुड़े अमीरों से। 2 जुड़े, 4 जुड़े, 6 जुड़े, 8 जुड़े, 10 जुड़े, बहुत थोड़े से 1000 रुपये हर महीने के लगेंगे बस, और पत्रिका आने लग जाएगी। पूरे भारत के एक एक बुक स्टॉल पर पहुंचेगी, एक एक घर में जाएगी, और ओशो के अराउंड जितनी एक्टिविटीज हो रही है वो छपेगी, उसकी खबरें भी जाएगी। बहुत कुछ हो रहा है ओशो के। आज कितने सारे क्लिप्स आते हैं, कौन कितने विद्वान लोग क्या क्या नहीं बोल रहे ओशो के लिए। इस सबको एक तेज गति मिलेगी। हाथ जोड़ के भारत के अमीरों से हाथ जोड़ता हूं मैं कि इस पत्रिका के लिए कुछ करिएगा। ये पत्रिका जरूर प्रिंट होनी चाहिए। और कल ही मैं यही सोच रहा था कि आते तो हैं कभी कभी ख्याल कि अगर हम लोग जब चले जाएंगे तो क्या बाद में कोई ये पत्रिका जारी रहेगी? जारी तो रहना चाहिए। ऐसे लोग तो तैयार होने चाहिए जो आगे से आगे इस मशाल को लेके चलते रहें। ये सब किया जा सकता है। संजय में इस सब की क्षमता है। जहाँ चीज़ रुक रही है वो सिर्फ अर्थ पे आके रुक रही है। अब सालों साल तो रिजॉर्ट में रहे, पूना में रहे, पैसे तो इतने कमाए नहीं, और अब जैसे तैसे अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे। तो पत्रिका का खर्चा, तब भी संजय ने करीब 10 साल पत्रिका निकाली, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कभी भी। तालाबंदी का झटका और उसके बाद में जो भारतीय इकोनॉमी की हालत है, उसके बाद इस पत्रिका को चलाना असंभव हो गया। सिर्फ और सिर्फ पैसे, वो भी थोड़े से पैसों की वजह से पत्रिका रुकी हुई है।
काश कुछ लोग तैयार हो जाए। दिसंबर का इशू तो आ चुका है, जनवरी का अद्भुत 2025 की शुरुआत हम पेपर पे और यशो शो देखें, खूबसूरत पत्रिका देखें। मेरा बस निवेदन है, इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाओ, बहुत लोगों तक पहुंचाओ, ऐसे लोगों तक जो कि इस महत् कार्य में सहयोग कर सके। 10 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, 50 लोग जुड़े, थोड़े थोड़े से 1000 रुपये देने पड़ेंगे, कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा। बस इतना सा कि भाई माह के अंत में जब पत्रिका बन के आती है, बिकती है और उसका जो हिसाब किताब होता है, तो जो नुकसान हो जाता है और शुरू के 7 महीनों में थोड़ा सा रह सकता है, उतना सा बस धीरे 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 एक बार पत्रिका जब ठीक से बिकने लगेगी तो फिर पत्रिका अपना खर्चा खुद निकाल लेती है। ये हो सकता है, हमने सालों तक देखा है। इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह तक जाना चाहिए। जनवरी का हम यशो शो पेपर पे प्रिंट किया हुआ देखें, ये एक आह्वान है। मैं आशा करता हूँ कि ओशो के संवेदनशील समझदार सन्यासी इसमें जरूर सहयोग करेंगे। आशा तो मैं करता हूँ।